नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में हम MPPSC 2020 के अंतर्गत जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम हम कवर कर रहे हैं, इसके अंतर्गत हम आज देखने वाले हैं इकाई 7 में, यानी इकाई 7 किसके GS3 की। ठीक है, GS3 तीसरे पेपर की यानी तृतीय प्रश्न पत्र की ये इकाई है। और यहाँ पे हम जो वैज्ञानिकों का योगदान है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान है, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। चंद्रशेखर वेंकट रामन के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, हरगोविंद खुराना जी के बारे में पढ़ेंगे, जगदीश चंद्र बसु या जगदीश चंद्र बोस के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे बसु लिखा है और कुछ किताबों में बोस लिखा है, तो हम यहाँ पे बोस के नाम से यहाँ पे इनको संबोधित करेंगे। और होमी जहांगीर भाभा और M विश्वेश्वरैया जी, श्रीनिवास रामानुजन जी के बारे में पढ़ेंगे, विक्रम साराभाई जी के बारे में पढ़ेंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में पढ़ेंगे, सत्येंद्र नाथ बोस जी के बारे में पढ़ेंगे और राजा रमन्ना, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, इन सभी वैज्ञानिकों के बारे में हम एक लेक्चर में यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आपने देखा होगा कि सभी वैज्ञानिकों के बारे में जो कि परीक्षा से संबंधित इम्पोर्टेंट है और उनके बारे में अलग अलग लेक्चर्स आए हुए हैं, यानी छोटे छोटे 2 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट इसके अंतर्गत आए हुए हैं। तो यदि आपने उनको देखा है तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आप चाहते हैं कि इकट्ठा चीज़ें यहाँ पे मिल जाए तो इसके लिए भी ये लेक्चर बनाया जा रहा है। ठीक है, यदि आप अलग अलग देखना चाहते हो तो अलग अलग देख सकते हैं, और यदि आप इकट्ठा इनको देखना चाहते हैं तो इस लेक्चर में इकट्ठा इनको देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वो लेक्चर डल चुके हैं 2-2, 3-3 मिनट वाले, जो एक एक वैज्ञानिक के बारे में बताया गया है, जिसमें ताकि आप अपने जो मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम है उसको पूरा कर सकें। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। यदि आप MPPSC और MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में लेकर आया आपकी फ्री टेस्ट सीरीज। ये फ्री टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है MPPSC प्रीलिम्स 2020 के लिए, और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विभिन्न तारीखों पे यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज होगी और यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। और साथ ही साथ यदि आप MP पुलिस और MPSI की तैयारी कर रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस होगी और टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। विभिन्न तारीखों में यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है। और साथ ही साथ यदि आप प्लस फीचर की तरफ जाते हैं, अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊँ तो फ्री और प्लस वाले प्लान में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फ्री वाले प्लान में यहाँ पे सिलेबस है वो लिमिटेड है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे चलेंगे, लिमिटेड PDF नोट्स है, और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा वो यहाँ पे रहेंगे पूरे लिमिटेड। और यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन इसमें लेंगे तो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे अनलिमिटेड। कोर्स यहाँ पे चल रहे हैं अनअकैडमी के, और यहाँ पे अचीवर्स बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, MPPSC प्रीलिम्स 2020 स्प्रिंट कोर्स थ्रू MCQ, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये शुरू हो चुका है। फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये भी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ लक्ष्य MPPSC 2022 है, यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स और MPPSC प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए 19 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से इंटरेक्ट करने का। और एक मास से ये जो फॉर्म स्लैब है 10% से 5% होने वाली है, तो एक मास से पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें। और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यहाँ पे सरकार टाइम प्रोमो कोड जरूर डालें। सरकार टाइम प्रोमो कोड डालने के बाद यहाँ पे 10% तक का आप डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट। मैं अपनी असफलताओं का खुद जिम्मेदार हूँ। अगर मैं असफल नहीं होता तो इतना सब कुछ कैसे सीख पाता। अपनी मेहनत और लगन से विज्ञान के क्षेत्र में महान ख्याति हासिल करने वाले भारत रत्न डॉक्टर वेंकट रामन का यह कथन जीवन में नाकामयाबी को कामयाबी में बदलने की बात कहता है। इनके सम्मान में ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यानी आवश्यकताओं को आविष्कार में बदलने को समर्पित है यह दिवस। ये है डॉक्टर CV रमन, आप यहाँ फोटो देख सकते हैं। और 28 फरवरी से क्या है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का संबंधी हम यहाँ पे जानेंगे। भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। डेट याद रखिए 28 फरवरी। और आप नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्रीन में यहाँ पे कुछ फैक्ट्स वगैरह कुछ कम दिखाई देंगे, क्योंकि समय की कमी के कारण मैं यहाँ पर फैक्ट्स डाल नहीं पाया हूँ, तो मैं आपको बता दूंगा मुंह जुबानी, और आप इसको नोट करते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें। ठीक है, तो इस प्रकार ये लेक्चर चलने वाला है। तो आई होप आप पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे, या फिर डिजिटल फॉर्म में यदि आप लिख रहे हो तो आप अपना नोट पैड या फिर राइटर पैड जो भी है आपने खोल के रखा होगा, जिस भी सॉफ्टवेयर में आप इसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके बारे में। 28 फरवरी से संबंधित क्या चीज़ें यहाँ पे। 28 फरवरी, भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। प्रोफेसर CV रमन, जिनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन,
ने 1928, इनका पूरा नाम क्या था, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है, सी वी रमन इसको इनका जो शॉर्ट फॉर्म है वो कहा जाता है, इस नाम का शॉर्ट फॉर्म सी वी रमन है और इनको सी वी रमन के नाम से या फिर हम डॉक्टर रमन या फिर प्रोफेसर रमन के नाम से भी इनको जानते हैं। सन 1928 में कोलकाता में इसी दिन एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक खोज इन्होंने की थी जो रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुई। रमन प्रभाव, किसके नाम से, रमन प्रभाव के नाम से ये प्रसिद्ध हुई। रमन की इस खोज को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया, 1930 में नोबेल पुरस्कार, ठीक है, ये याद रहे। नोबेल पुरस्कार 1930 में इस नोबेल पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया, इस खोज को। और इस कारण 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्ष 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी संचार परिषद ने भारत सरकार को अनुशंसा की कि 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाए। इसके बाद सरकार द्वारा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित किया गया। 1987 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यहाँ पे मनाया गया, ठीक है, पहली बार 1987 में मनाया गया। कब मनाया गया, 1987 में पहली बार ये दिवस मनाया गया। इस दिवस का मूल उद्देश्य विद्यार्थी को विज्ञान के प्रति आकर्षित करना, विज्ञान के क्षेत्र में नए प्रयोगों के लिए प्रेरित करना तथा विज्ञान एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाना है। इस दिन विज्ञान संस्थान, प्रयोगशालाओं, विज्ञान अकादमी, स्कूल, कॉलेज तथा प्रशिक्षण संस्थानों में वैज्ञानिक गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वैज्ञानिकों के भाषण, निबंध लेखन, विज्ञान प्रश्नोत्तरी और विज्ञान प्रदर्शनी, सेमिनार तथा संगोष्ठी आदि कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर हर वर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में एक बड़ा आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में जो विज्ञान है उसको लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष योगदान को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। काफी लार्ज स्केल पर ये होता है। और इसके अलावा किसी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक का विज्ञान के लोकप्रिय विषय पर व्याख्यान भी आयोजित किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई दिवस होता है तो उसकी थीम जरूर होती है, थीम यानी विषय, ठीक है। तो इसके विषय है, मतलब इस दिवस के 2021 के लिए विषय है फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल एंड इनोवेशन, अर्थात विज्ञान और नवाचार का भविष्य, शिक्षा, कौशल और वर्क पर इसका असर है, ठीक है। इसका असर क्या है ये यहाँ पे दिया गया है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अर्थात विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का भविष्य और शिक्षा, कौशल और वर्क पर इसका प्रभाव, ठीक है। तो ये इसकी थीम है 2021 के लिए। इसकी थीम को साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट निश्चित करता है। और एजुकेशन की यदि हम बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान और सहयोग होता है। विज्ञान की मदद से हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है और साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से आज एजुकेशन में कई तरह के लाभ हमें मिल रहे हैं। जैसे हम बात करें स्मार्ट क्लासेस की, आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से। मैं पीपीटी में यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, तो ये भी संभव हो पाया साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है। जूम, गूगल आदि की मदद से कोरोना काल में वेबिनार तथा ऑनलाइन क्लास का फायदा स्टूडेंट्स और रिसर्चर को सभी को यहाँ पे मिला है। इसके अलावा ई लाइब्रेरी, विभिन्न तरह के नॉलेज बढ़ाने वाले ऐप भी उपलब्ध हुए। जैसे हम बात करते हैं अमेजॉन किंडल, ठीक है, अमेजॉन किंडल पे आप ई बुक पढ़ सकते हैं। और ई बुक आप यदि वहाँ पे पब्लिश करना चाहते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा माध्यम है। वहाँ पे आप ई बुक पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो वर्ड फाइल रहती है, वर्ड फाइल को आपको अपलोड करना होता है और काफ़ी सारी प्रोसेस वहाँ पे है। तो इस प्रकार आप ई बुक वहाँ पे अपलोड कर भी सकते हैं। और बहुत सारे यहाँ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो आपको ई बुक अपलोड करने और ई बुक डाउनलोड करने का यहाँ पे मौका देते हैं, ठीक है, इसका अवसर देते हैं। इसके साथ ही ई बुक, मल्टीमीडिया डिवाइस आदि का लाभ भी इसमें मिलता है। स्किल्स को बढ़ाने और किसी भी कार्य को करने में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का सहयोग मिलता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनोवेशन की वजह से काम बहुत आसान हुआ है, तो समय और पैसों की बचत भी हुई है। समय और पैसों की बचत, यहाँ पे बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे संभव हो पाता है। कंप्यूटर और लैपटॉप की मदद से कोई भी व्यक्ति अपना काम कम समय में बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर देता है। और ये सभी इनोवेशन कभी सपने थे, आज हकीकत है। ऐसे ही भविष्य में भी जो लगातार इनोवेशन, विज्ञान और तकनीक हमारे सामने लगातार आती रहेगी, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर लिखता हुआ दिखाई दे रहा हूँ,
मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो मैं लिख रहा हूँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये भी एक तकनीक के माध्यम से हो रहा है। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ वैकॉम का पेन टैबलेट या फिर इसको ग्राफिक्स टैबलेट भी बोलते हैं। तो इसकी सहायता से मैं स्क्रीन पे लिख पा रहा हूँ, ये भी विज्ञान और तकनीकी की ये माध्यम से यहाँ पे संभव हो पाया है। आगे हम बात करते हैं तो विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल सम्मान प्राप्त करने वाले पहले एशियाई थे सीवी रमन साहब पहले एशियाई थे विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करने वाले। विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले डॉक्टर सीवी रमन पहले एशियाई वैज्ञानिक थे। और 1920 में जब सीवी रमन समुद्री मार्ग से स्वदेश लौट रहे थे, तब उन्होंने भूमध्य सागर के जल में एक अनोखा नीला और दूधियापन का नजारा देखा। तब कलकत्ता विश्वविद्यालय पहुंचते ही उन्होंने वस्तुओं में प्रकाश के बिखेरने का गहन अध्ययन शुरू कर दिया। किसका? वस्तुओं में प्रकाश के बिखेरने का गहन अध्ययन शुरू कर दिया। कब? जब वो भूमध्य सागर के जल के अनोखा नीला और दूधियापन का नज़ारा उन्होंने देखा जब वो समुद्री मार्ग से स्वदेश लौट रहे थे। तब उसके बाद ठीक है, तब वो कलकत्ता विश्वविद्यालय पहुंचे और उन्होंने इस पर गहन अध्ययन शुरू कर दिया। लगभग 7 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद रमन इफेक्ट की खोज की गई और डॉक्टर रमन ने 28 फरवरी 1928 को इस खोज की घोषणा की थी। 28 फरवरी 1928 को। ठीक है, तो ये आपको याद रखने में सहायता होगी। 28 यहाँ पे 28 है और ये 28 फरवरी है। ठीक है, 28 फरवरी 1928 को इस खोज की घोषणा की थी। और आगे हम बात करते हैं, चांद पर पानी का पता भी रमन प्रभाव से चला। चांद पर पानी का पता किससे पता चला? रमन प्रभाव से पता चला। रोशनी की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से गुजरने के बाद बढ़ जाती है। यहाँ पे मान लीजिए कोई माध्यम है और यहाँ पे ये आ रही है, ये आपतित किरण है। ठीक है, आपतित किरण या आपतित प्रकाश, या फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंसिडेंट लाइट। ठीक है, इंग्लिश में से बोल सकते हैं इंसिडेंट लाइट। यहाँ पे रोशनी की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से गुजरने के बाद बढ़ जाती है और रोशनी के अलग होने के प्रोसेस को रमन स्कैटरिंग का नाम दिया गया। यहाँ पे देखिए ये लाइट आई और यहाँ से ये कोई पारदर्शी पदार्थ है, यहाँ पे हमने ऐसा माना, और यहाँ से ये फैल गए। ठीक है, ये बिखर गई, इसको हम बोलेंगे स्कैटरिंग लाइट, और इसी प्रभाव को हम बोलते हैं रमन प्रभाव। ठीक है, इसी प्रभाव को रमन प्रभाव बोलते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। रोशनी की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से गुजरने के बाद बढ़ जाती है, ये ऐसा कि यहाँ बढ़ गई है, और रोशनी के अलग होने के प्रोसेस को रमन स्कैटरिंग का नाम दिया गया। अलग होने के प्रोसेस को ही क्या दिया गया? रमन स्कैटरिंग का नाम यहाँ पे दिया गया। और रोशनी अलग होने के रोशनी अलग होने के कारण को रमन इफेक्ट कहा गया। रमन इफेक्ट, इसका जो कारण है अलग होने का, उसको बोला गया रमन इफेक्ट। ठीक है, कोई समस्या यहाँ पे किसी को? अब आगे बढ़ते हैं। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की तरंगे बिखरी हुई किरणों से अलग होती है। जो आती हुई प्रकाश किरण है उसकी वो किससे अलग होती है? बिखरी हुई किरणों से अलग होती है। ठीक है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की तरंगे बिखरी हुई किरणों से अलग होती है। रमन प्रभाव का उपयोग आज भी वैज्ञानिक क्षेत्रों में किया जा रहा है। भारत से अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान ने चांद पर पानी होने की घोषणा की, तो इसके पीछे भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही कमाल था। फॉरेंसिक साइंस में भी रमन प्रभाव काफी उपयोगी साबित हो रहा है और अब यह पता लगाना आसान हो गया कि कौन सी घटना कब और कैसे घटित हुई थी। सीवी रमन ने जब यह खोज की तो उस समय काफी बड़े और पुराने किस्म के यंत्र हुआ करते थे, काफी पुराने किस्म के यंत्र हुआ करते। जैसे कंप्यूटर की बात करें तो जब ये बनाया गया था तो पहले एक कमरे के आकार का बना था, मतलब बहुत बड़े बड़े यंत्र हुआ करते थे उस समय में। डॉक्टर रमन जी ने यहाँ पे इसकी खोज की थी। ठीक है, इस अपने जो इफेक्ट रमन इफेक्ट की खोज यहाँ पे की थी। आज रमन प्रभाव ने ही तकनीक को पूरी तरह से बदल दिया है। अब हर क्षेत्र के वैज्ञानिक रमन प्रभाव के सहारे कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। रमन प्रभाव के इस आविष्कार के लिए ही उन्हें 1930 में भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। और 2013 में अमेरिकी केमिकल सोसाइटी ने रमन इफेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक केमिकल लैंडमार्क का दर्जा दिया। किसका यहाँ पे दर्जा दिया? अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक केमिकल लैंडमार्क का यहाँ पे दर्जा दिया। इसके अलावा सीवी रमन को फेलो रॉयल सोसाइटी, नाइट बैचलर, नोबेल प्राइज फिजिक्स, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और लेनिन पीस प्राइज आदि से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे लिखकर बता देता हूँ कौन कौन से प्राइज इनको मिले हैं। फेलो रॉयल सोसाइटी,
यहाँ पे फेलो फेलो रॉयल सोसाइटी शायद यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, तो मैं पेन टैबलेट से लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें उतनी अच्छी राइटिंग यहाँ पे आ नहीं पाती है, फिर भी आप समझ जाएंगे। बैचलर नाइट बैचलर, ठीक है। इसके बाद है नोबेल प्राइज फिजिक्स का नोबेल प्राइज, ये तो आप लिख लेंगे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, ये तो ये भी आप लिख सकते हैं, भारत रत्न, ठीक है। और लेनिन पीस प्राइज, ठीक है, लेनिन पीस प्राइज आदि से सम्मानित इनको किया गया। विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रमन पहले एशियाई और अश्वेत थे, ये आपको याद रखने की आवश्यकता, पहले एशियाई और अश्वेत थे डॉक्टर रमन। आगे हम बात करें तो संगीत के प्रति विशेष लगाव था इनका। और चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तिरुचिरापल्ली, ठीक है, तिरुचिरापल्ली शहर में 7 नवंबर, कब हुआ, 7 नवंबर 1888 में, 1889, 7 नवंबर 1889 या 1888, या हिंदी में बात करें तो 7 नवंबर 1888, 7 नवंबर 1888, ठीक है, वो इनका जन्म हुआ, और जो कि कावेरी नदी के किनारे स्थित है। और इनके पिता जो थे चंद्रशेखर अय्यर प्राध्यापक थे, क्या थे, प्राध्यापक। वह भौतिकी और गणित के विद्वान और संगीत प्रेमी थे। चंद्रशेखर वेंकट रमन की माँ पार्वती अम्माल थी। उनके पिता वहाँ कॉलेज में अध्यापन का कार्य करते थे। उनके पिता को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी थी। रमन का विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य की पुस्तकों से परिचित बहुत छोटी उम्र से ही हो गया था, और संगीत के प्रति उनका लगाव और प्रेम प्रेम भी छोटी आयु से ही प्रारंभ हुआ था, और आगे चलकर उनके वैज्ञानिक खोजों का विषय बना। रमन ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए में प्रवेश लिया। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से ही एमए फिजिक्स से किया, और प्रोफेसर आर.एल. जोन्स वैज्ञानिक खोज के प्रति रमन की लगन को देखते हुए रमन की जो लगन है उसको देखते हुए उन्हें शोध पेपर लिखकर लंदन से प्रकाशित होने वाली फिलोसफिकल पत्रिका, कौन सी पत्रिका, फिलोसफिकल पत्रिका को भेजने की सलाह दी, जो सन 1906 में पत्रिका के नवंबर अंक में उनका पेपर प्रकाशित हुआ। उनका विवाह लोक सुंदरी नामक कन्या से हुआ, और जिन्होंने हर कदम पर उनका पूरा सहयोग किया। साल 1934 में सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के निदेशक बने। 1934 में इनको बनाया गया, या फिर ये बने, ठीक है। और साल 1952 में सीवी रमन को उपराष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव दिया गया। उपराष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव पर दिया गया, और जिसका उन्होंने बेहद सहज भाव से इस पद के लिए मना कर दिया, जबकि सभी दलों को समर्थन भी उन्हें मिल रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने इस पद के लिए मना कर दिया। 21 नवंबर 1970 को सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की 82वीं वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया, ठीक है, 82वें वर्ष में उनका निधन हो गया। और ये कब हुआ, 21 नवंबर 1970 को। तो ये था डॉक्टर सीवी रमन के जीवन के बारे में, और किस प्रकार साइंस डे यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को हम मनाते हैं, इसके बारे में हमने सारी जानकारी यहाँ पे प्राप्त की। और साथ ही साथ इसके बाद हम जो भारत के विकास में अपना विशिष्ट योगदान जिन्होंने दिया है, जो वैज्ञानिक है, उनके बारे में हम देखेंगे। प्रफुल्ल चंद्र राय जी के बारे में, रामानुजन के बारे में, और वेंकट रमन रामकृष्णन जी के बारे में, और जयंत विष्णु नार्लिकर जी के बारे में, और बहुत से वैज्ञानिक है जो कि जिनके बारे में हमको एक एक करके देख रहे हैं। तो आज हमने इसकी शुरुआत की है, और आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, तो ये एक काफ़ी अच्छा दिन भी है। तो आप सभी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही ये लेक्चर खत्म होता है। जानते हैं बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना जी के बारे में। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी का जन्म 1922 में, एक मिनट, जानते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी के बारे में, जो कि बहुत ही महान वैज्ञानिक रहे हैं भारत की तरफ से।
हरगोविंद खुराना 1922 में जन्मे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है और यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सदस्य थे। वे विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ एंजाइम रिसर्च, जो कि अमेरिका से संबंधित है, इसके निदेशक थे। उन्होंने अमेरिकी नागरिकता स्वीकार कर ली। इनका कार्यक्षेत्र आणविक जीव विज्ञान, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था और प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड इन प्रोटीन सिंथेसिस, आपको समझ में आ रहा होगा न्यूक्लियोटाइड क्या है। आपने मेरे जो GS3 से संबंधित पहले लेक्चर वो अच्छे से पढ़ा होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डीप में हो जाएगा। ये प्रोटीन के अंतर्गत की संरचनाएं होती है और जो इसके फॉर्मेशन वगैरह के लिए जिम्मेदार रहती है। और आपको यदि पढ़ना है तो इसके बारे में आप जो मेरे GS3 के बाकी लेक्चर्स है उनमें आप देख लीजिए, जो प्रोटीन वाले सेक्शन हमने पढ़े हैं, ठीक है। प्रोटीन वाले सेक्शन में आपको उसकी विस्तृत जानकारी डिटेल में आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनकी जो खोज है वो हम यहाँ पे देख लेंगे कि इन्हें क्या खोज करें, उसके डीप में आप पहले लेक्चर में जाकर समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड इन प्रोटीन सिंथेसिस की भूमिका का प्रदर्शन करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। डॉक्टर खुराना ने यह 11 न्यूक्लियोइड्स इसको बोलेंगे, ठीक है, न्यूक्लियोइड्स का संश्लेषण सिंथेसिस करने में सफल रहे। इस सफलता से एमिनो अम्ल यानी एमिनो एसिड जो है, इसकी संरचना तथा अनुवांशिकीय गुणों का संबंध भी समझना संभव हो सका, जो अनुवांशिक रोगों के इलाज में मददगार साबित हुआ, ठीक है। अनुवांशिक रोग वे रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। तो यहाँ पे इससे संबंधित जो रिसर्च हुई, उससे जो अनुवांशिक रोग थे उनको खत्म करने या फिर उनका इलाज करने में यहाँ पे मदद यहाँ पे साबित हुई। आगे हम देखते हैं 1968 में 1968 में उन्हें डॉक्टर निरेनबर्ग के साथ लुशिया ग्रैड्स हार्वेस्ट पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी साल उन्हें 2 अन्य वैज्ञानिकों के साथ जीव विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपके लिए सवाल है, इनके साथ कौन से 2 वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और उन्होंने बेंगलुरु में हिंदुस्तान हवाई जहाज संयंत्र, हिंदुस्तान एरोप्लेन प्लांट तथा विजाक पोत कारखाना, विजाक शिप यार्ड्स इसको बोल सकते हैं, का प्रारंभ करवाया तथा भद्रावती इस्पात योजना, भद्रावती स्टील स्कीम के प्रारंभ में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। तो ये थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अगले वैज्ञानिक के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद। अगले भारतीय वैज्ञानिक है जगदीश चंद्र बोस। इनके बारे में हमको जानना है और इनके नाम के आगे सर लगा है। सर लगा है मतलब इन्हें नाइट की उपाधि प्राप्त थी, ठीक है। जिनके नाम के आगे सर लगा रहता है, जिन भी महान वैज्ञानिकों या जिन भी महान व्यक्तियों के आगे नाम के आगे सर लगा रहता है, उन्हें नाइट की उपाधि प्राप्त होती है। ये आप याद रखिए। चलिए जानते हैं इनके बारे में। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को हुआ। वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक यानी फिजिक्स के सहायक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने विद्युत तरंगों, इलेक्ट्रिक वेव के गुणों के अध्ययन के लिए एक उपकरण बनाया। विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तथा विद्युतीय किरणों के ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रे पर अपने पेपर के कारण उन्हें 1917 में नाइट की उपाधि दी गई तथा 1920 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इसका सदस्य इनको बनाया गया। वह यह सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे, प्रथम भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक थे, ठीक है, प्रथम भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक थे ये। तो ये याद रखने वाली बात है। इनके बारे में आगे जानते हैं। तो डॉक्टर बोस संपूर्ण विश्व में क्रेस्कोग्राफ, ठीक है, क्रेस्कोग्राफ के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है इनको। और ये क्रेस्कोग्राफ क्या होता है? जो पौधों की वृद्धि तथा गति, ग्रोथ एंड मूवमेंट के 1 मिलीमीटर के 10 लाखवें हिस्से को आलेखित यानी रिकॉर्ड कर सकता है। आई रिपीट, 1 मिलीमीटर के 10 लाखवें हिस्से को आलेखित यानी रिकॉर्ड ये कर सकता है। डॉक्टर बोस ने क्रेस्कोग्राफ की सहायता के लिए ग्राफ से यह साबित किया कि पौधों में भी परिसंचरण तंत्र की प्रक्रिया होती है। परिसंचरण तंत्र यानी यहाँ पे देखिए, परिसंचरण तंत्र का अर्थ यह है किसी पौधे के द्वारा अवशोषित या निर्मित पदार्थों का पौधे के अन्य भागों या अन्य हिस्सों तक पहुँचाना। यानी जो पदार्थ में कुछ चीज़ें रहती हैं या वो अवशोषित करे या फिर निर्मित करे रहते हैं जो पदार्थ द्वारा, उसको एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना, ये होता है परिसंचरण, ठीक है। पौधों में जल और खनिजों को उसके अन्य हिस्सों में पहुंचाने की जरूरत पड़ती है,
यहाँ पे जल और खनिजों को एक हिस्से से दूसरे स्थान तक पहुँचाने यानी ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता यहाँ पे पड़ती है। पौधों को पत्तियों में बने भोजन को पौधे के अन्य हिस्सों तक पहुँचाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था जब जीव विज्ञान के लेक्चर हम पढ़ रहे थे, वहाँ पे फ्लोएम और जाइलम के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, फ्लोएम और जाइलम के बारे में। तो फ्लोएम और जाइलम क्या है ये बताइए। ठीक है, ये परिसंचरण तंत्र से संबंधित है और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये हमने पढ़ चुके हैं और आपका रिवीजन भी इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती है आप मुझे बताएंगे। आगे हम देखते हैं इसके बारे में। क्रेस्कोग्राफ से यह भी दर्शाया गया है कि पौधों में रस सैप के ऊपर की तरफ गति यानी अपवर्ड मूवमेंट सजीव कोशिकाओं के समान होने वाली गतिविधि है। आगे देखते हैं। बोस के उपकरण ने यह दिखाया कि इस्पात तथा धातु जिनका उपयोग कैंची यानी सीजर्स तथा मशीनी उपकरणों में होता है वो भी थकते हैं। ठीक है, जैसे कोई सीजर्स है या कोई मशीन है, उनका उपयोग हो रहा है, उनका यूज हो रहा है, तो वो भी थकते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। और अपनी क्षमता को प्राप्त करने के लिए कुछ क्षणों का आराम भी लेते हैं। ठीक है, जैसे जिस दक्षता से, जिस एफिशिएंसी से वो काम कर रही है, मान लीजिए कोई कैंची है, जिस एफिशिएंसी से वो काम कर रही है, लगातार 5 से 6 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, फिर कुछ इस प्रकार को निश्चित घंटे में काम कर रही है, तो उसकी जो दक्षता है वो कम होती जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, उसको आराम देकर वापस से हमको यदि उसी दक्षता में कार्य कराना तो उसको आराम देकर वापस से उससे कार्य लेना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो मशीनी उपकरण या फिर जो कैंची वगैरह है, इस प्रकार के जो उपकरण हैं वो भी थकते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। क्रिस्कोग्राफ तथा बोस के अन्य उपकरणों के अलावा इन्होंने रेडियो की खोज की थी, मार्कोनी है, और मार्कोनी के पूर्व ही वायरलेस का आविष्कार कर लिया था। उन्होंने प्रथम तार रहित अनुकूलक यंत्र यानी वायरलेस कोहेलर रेडियो सिग्नल डिटेक्टर का आविष्कार किया था तथा साथ ही साथ विद्युत तरंगों के अपवर्तन रिट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वेव्स को सूचित करने वाले उपकरण का भी आविष्कार किया। तो ये थे जगदीश चंद्र बोस। अगले वैज्ञानिक है होमी जहांगीर भाभा। ये बहुत ही महान वैज्ञानिक रहे हैं भारत के, और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने परमाणु युग यानी एटॉमिक एज में भारत का नेतृत्व किया। उन्हें भारतीय नाभिकीय विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। भारतीय नाभिकीय विज्ञान का पिता कैसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। उनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को प्रसिद्ध पारसी परिवार में हुआ। उन्होंने यांत्रिक प्रौद्योगिकी यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कैम्ब्रिज से प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल की। कैम्ब्रिज में ही उन्होंने अपना शोध कार्य पूर्ण किया तथा 1935 में डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। वह द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के साथ ही भारत वापस आ गए। वे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से रीडर के रूप में सीवी रमन के अनुरोध पर जुड़े। जल्द ही वे भौतिकी के प्रोफेसर बने और इसी दौरान उन्हें भौतिकी के नए क्षेत्रों में अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का विचार आया। और आगे जानते हैं इनके बारे में। तो उन्होंने एक साहसिक निर्णय लेते हुए सर दोराबजी टाटा को एक पत्र लिखकर यह सलाह दी कि ऐसे संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए जो भारत को विश्व में परमाणु ताकत एटॉमिक पावर के रूप में स्थापित करने के लिए आधार प्रदान कर सकें। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR की स्थापना हुई। भारत के प्रथम परमाणु अनुसंधान केंद्र एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना बॉम्बे में की है। टॉम्बे नहीं है, बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे। बॉम्बे की स्पेलिंग यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ मैं, बॉम्बे। और यहाँ पे अभी वर्तमान में मुंबई। ठीक है, वर्तमान में इसको मुंबई के नाम से जानते हैं। तो बॉम्बे में की गई। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना भी इन्हीं के मार्गदर्शन में किया गया। भाभा 1948 में स्थापित परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन के प्रथम अध्यक्ष बने। वे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीसफुल यूजर्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन द्वारा समर्थित था, के अध्यक्ष भी ये रहे। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। अगले वैज्ञानिक है एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया जी का पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है, और ये सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया भारत के महान अभियंता एवं राजनयिक थे।
उन्हें सन 1944 में, ये 1944 है, ठीक है, हिंदी में लिखा है, इसको इस प्रकार से इंग्लिश में लिखेंगे। 1944 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी विभूषित किया गया था। ये भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं। और भारत में उनका जन्मदिन अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी इंजीनियरिंग डे, इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है भारत में इनके जन्मदिन को, ठीक है। इनका जन्मदिन कब होता है? 15 सितंबर को, और इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1860 को, 15 सितंबर 1860 को। और इनकी मृत्यु हुई 12 अप्रैल 1962 को बेंगलुरु में। शिक्षा के बारे में बात करें तो, और इनाम भारत रत्न इन्हें मिला है। शिक्षा के बारे में और हम बात करेंगे अगली स्लाइड में, और इनके बारे में और काफ़ी सारी चीज़ें हमको जानना है। तो शुरुआती जीवन के बारे में इनके बात करते हैं। तो विश्वेश्वरैया जी का जन्म 15 सितंबर 1860 को मैसूर रियासत में हुआ था, जो आज कर्नाटक राज्य बन गया है। इनके पिता श्रीनिवास शास्त्री संस्कृत विद्वान और आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। इनकी माता वेंग चाम्मा एक धार्मिक महिला थी। जब विश्वेश्वरैया 15 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। चिकबल्लापुर से इन्होंने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पूरी की, और आगे की पढ़ाई के लिए वे बेंगलोर चले गए। 1881 में विश्वेश्वरैया ने मद्रास यूनिवर्सिटी के सेंट्रल कॉलेज बेंगलोर से बीए की परीक्षा पास की। इसके बाद मैसूर सरकार से उन्हें सहायता मिली, और उन्होंने पूना के साइंस कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए दाखिला लिया। 1883 में LCE और FCE एग्जाम में उनका पहला स्थान आया। ये परीक्षा आज के समय के BE की परीक्षा की तरह है। आगे हम बात करते हैं मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के करियर के बारे में। तो इंजीनियरिंग पास करने के बाद विश्वेश्वरैया को बॉम्बे सरकार की तरफ से जॉब का ऑफर आया, और उन्हें नासिक में असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर काम करने का मौका मिला। एक इंजीनियर के रूप में उन्हें बहुत से अद्भुत काम किए। उन्होंने सिंधु नदी से पानी सप्लाई सुक्कुर गांव तक कराई, और साथ ही साथ एक नई सिंचाई प्रणाली ब्लॉक सिस्टम को शुरू किया। इन्होंने बांध में इस्पात के दरवाजे लगवाए, ताकि बांध के पानी के प्रवाह को आसानी से रोका जा सके। उन्होंने मैसूर में कृष्णराज सागर बांध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे बहुत से और कार्य विश्वेश्वरैया ने किए, जिसकी लिस्ट अंतहीन है। बहुत सारे कार्य इन्होंने किए। आगे हम देखते हैं इनके बारे में। 1903 में पुणे के खड़कवासला जलाशय में बांध बनवाया। इसके दरवाजे ऐसे थे जो बाढ़ के दबाव को भी झेल सकते थे, और इससे बांध को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। इस बांध की सफलता के बाद ग्वालियर में तिगरा बांध एवं कर्नाटक के मैसूर में कृष्णा राजा सागरा KRS का निर्माण किया गया। कावेरी नदी पर बना कृष्णा राजा सागरा को विश्वेश्वरैया ने अपनी देखरेख में बनवाया था। इसके बाद इस बांध का उद्घाटन हुआ। जब यह बांध का निर्माण हो रहा था तब एशिया में यह सबसे बड़ा जलाशय था निर्माण के समय। 1906-1907 में भारत सरकार ने उन्हें जल आपूर्ति और जल निकासी व्यवस्था की पढ़ाई के लिए एडेन या अदेन इसको बोलेंगे। अडेन ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था 1839 से, उस टाइम की बात हो रही है, ठीक है, 1839 से। तो वहाँ पे इनको भेजा गया, और उनके द्वारा, और ये यमन में है, ठीक है, यमन में आपको बता दूं ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था और ये यमन में है। उनके द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट को अदेन में, यानी अडेन या एडेन बोल सकते हैं, अडेन में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया। हैदराबाद सिटी को बनाने का पूरा श्रेय विश्वेश्वरैया जी को जाता है। उन्होंने वहाँ एक बाढ़ सुरक्षा प्रणाली तैयार की, जिसके बाद समस्त भारत में उनका नाम हो गया। उन्होंने समुद्र कटाव से विशाखापट्टनम बंदरगाह की रक्षा के लिए एक प्रणाली विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे देखते हैं इनके बारे में। तो विश्वेश्वरैया को मॉडर्न मैसूर स्टेट का पिता कहा जाता था। मॉडर्न मैसूर स्टेट का पिता विश्वेश्वरैया जी को कहा जाता था। इन्होंने जब मैसूर सरकार के साथ काम किया तब उन्होंने वहाँ मैसूर साबुन फैक्ट्री, परजीवी प्रयोगशाला, मैसूर आयरन एंड स्टील फैक्ट्री, श्री जयचमराजेंद्र पॉलिटेक्निक संस्थान, बेंगलोर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, आगे हम देखते हैं सेंचुरी क्लब, मैसूर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड यूनिवर्सिटी, विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना करवाई, और इसके साथ ही साथ और उन्हें अन्य शैक्षणिक संस्थान एवं फैक्ट्री की भी स्थापना की। और विश्वेश्वरैया ने तिरुमला और तिरुपति के बीच सड़क निर्माण के लिए योजना को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है।
रिपीट, विश्वेश्वरैया ने तिरुमला और तिरुपति के बीच सड़क निर्माण के लिए योजना को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये इस प्रकार इनके करियर के बारे में था। और आगे हम देखते हैं इनके व्यक्तित्व के बारे में। तो एम विश्वेश्वरैया जी बहुत साधारण तरह के इंसान थे, जो एक आदर्शवादी अनुशासन वाले व्यक्ति थे। वे शुद्ध, यहाँ पे शुद्ध इस प्रकार से लिखा जाता है, शुद्ध शाकाहारी और नशा से बहुत दूर रहते थे। विश्वेश्वरैया जी समय के बहुत पाबंद थे। वे 1 मिनट भी लेट नहीं होते थे। वे हमेशा साफ सुथरे कपड़े में रहते थे। उनसे मिलने के बाद उनके पहनावे से लोग जरूर प्रभावित होते। वे हर काम को परफेक्शन के साथ करते थे, यहाँ तक कि भाषण देने से पहले वे उसे लिखते और कई बार उसका अभ्यास भी करते थे। वे एकदम फिट रहने वाले इंसान थे। 92 साल की उम्र में भी वे बिना किसी के सहारे चलते थे और सामाजिक तौर पर एक्टिव भी थे। उनके लिए काम ही पूजा थी और या पूजा थे, क्योंकि ये बहुत सारे काम करते थे तो काम इनके पूजा थे, ठीक है। और अपने काम से उन्हें बहुत लगाव था। उनके द्वारा शुरू की गई बहुत सी परियोजनाओं के कारण भारत आज गर्व महसूस करता है। और उनको अगर अपने काम के प्रति इतना दृढ़ विश्वास एवं इच्छा शक्ति नहीं होती तो आज भारत इतना विकास नहीं कर पाता। भारत में उस ब्रिटिश राज्य था, उस समय ब्रिटिश राज था, तब भी विश्वेश्वरैया जी ने अपने काम के बीच में इसे बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने भारत के विकास में आने वाली हर रुकावट को अपने सामने से दूर किया था। तो ये थे महान वैज्ञानिक एम विश्वेश्वरैया जी, जिनके जन्मदिन को हम इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। अगले वैज्ञानिक है श्रीनिवास रामानुजन अयंगार। ये भारतीय गणितज्ञ थे, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को मद्रास, वर्तमान में चेन्नई प्रांत के इरोड में हुआ था। रामानुजन हाइपरज्योमेट्री की श्रृंखला तथा अंशों या भिन्नों की निरंतरता पर किए अपने प्रयासों के लिए जाने जाते थे। इस प्रकार ये जाने जाते हैं। और 30 साल की उम्र में रामानुजन ने बिना किसी सहायता के लोनी की त्रिकोणमिति, लोनीज ट्रिग्नोमेट्री अभ्यासों को हल किया। 40 साल की उम्र में वह एल यूलर द्वारा दिए गए कोसाइन तथा साइन, ठीक है, कोसाइन जिसको कॉस के नाम से भी जानते हैं, साइन, ठीक है, इस प्रकार SIN से भी हम जानते हैं, ठीक है, के प्रमेय थ्योरम्स को प्राप्त करने में सफल रहे। जॉर्ज शुब्रीज की सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स तक 1903 में उनकी पहुंच हो चुकी थी। इस पुस्तक ने उनकी बहुत सहायता की तथा उनके लिए कई नए आयाम खोले, जिनकी सहायता से वे लगभग 6165 प्रमेय देने में सफल रहे। 6165 प्रमेय, ठीक है, याद रखिए। उन्होंने कई नवीनतम पद्धति तथा बीजगणितीय श्रृंखलाओं की खोज की। जनवरी 1913 में उन्होंने अपने कार्यों को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज के प्रोफेसर G.H. हॉर्डी को भेजा, परंतु उसने रामानुजन के कार्यों को अधिक प्रोत्साहन नहीं दिया, क्योंकि उनके कार्य पश्चिमी देशों के पैमाने पर खरे नहीं उतरते थे। परंतु मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा 1913 में रामानुजन को छात्रवृत्ति दी गई। उन्हें 1918 में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज तथा रॉयल सोसाइटी का फेलो सदस्य चुना गया। फेलो या सदस्य जिसको बोलेंगे, ये चुना गया था। तो ये थे वैज्ञानिक श्रीनिवास रामानुजन अयंगार। अगले वैज्ञानिक है विक्रम अम्बालाल साराभाई। भारत के प्रथम उपग्रह सैटेलाइट आर्यभट्ट, भारत का प्रथम उपग्रह या सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट। क्या आप बता सकते हैं कि किस सन में ये लॉन्च किया गया था? प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के पीछे इनका मुख्य हाथ था, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये कब लॉन्च किया गया था। उन्होंने सीवी रमन के मार्गदर्शन में ब्रह्मांडीय किरणों कॉस्मिक रेस का अध्ययन किया तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री हासिल की। डॉक्टर साराभाई बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। वे एक महान उद्योगपति थे। वे वर्तमान में कई उद्योग उनके द्वारा ही स्थापित किए गए हैं। साराभाई केमिकल्स, साराभाई ग्लास, साराभाई गीजी लिमिटेड, साराभाई मर्क लिमिटेड तथा अन्य और है जो इनके द्वारा स्थापित किए गए। उन्होंने भारत में रक्षा उपकरणों के उत्पादन तक का अभियान चलाया तथा एंटीबायोटिक्स और पेनिसिलिन का भारत में उत्पादन प्रारंभ किया। विक्रम साराभाई ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थानों की स्थापना की। इस सभी में
सर्वाधिक ख्याति प्राप्त संस्थान है भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM है, जो प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। वह भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान आयोग यानी इंकोस्पार, ठीक है, इंडियन नेशनल कमीशन फॉर स्पेस रिसर्च तथा परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष रहे। उन्होंने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चर, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जिसको TERLS के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना को निर्देशित किया था। उन्होंने उपग्रह संचार सैटेलाइट कम्युनिकेशन की सहायता से गांवों में शिक्षा प्रदान करने की योजना बनाई और उन्हें 1966 में पद्म भूषण तथा मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये थे डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। अगले वैज्ञानिक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। इनको कौन नहीं जानता, भारत में जो व्यक्ति रहते हैं और भारत के बाहर भी इन्हें जाना जाता है। और आप एक क्वेश्चन मुझे बताएंगे, किस देश में जब ये गए थे तो तब से इनके नाम पर वहाँ पे साइंस डे मनाया जाता है, साइंस डे, ठीक है, साइंस डे मनाया जाता है। किस देश में गए थे और किस देश में साइंस डे इनके नाम पर मनाया जाता है, ठीक है। तो कमेंट कर जरूर बताएं। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उन्हें 1997 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न उनके विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए प्रदान किया गया। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें की रचना की, जैसे 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, Envisioning an Empowered Nation, Ignited Minds, My Journey, The Luminous Spark, The Life Tree Mission India, Guiding Souls, Inspiring Thoughts और Children's Ask कलाम, इस तरह बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी। डॉक्टर कलाम ने अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में 1963 से 1982 तक कार्य किया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में उन्होंने उपग्रह प्रक्षेपण यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का विकास किया, जिसके द्वारा रोहिणी सैटेलाइट को कक्षा यानी ऑर्बिट में स्थापित किया गया। रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के निदेशक के रूप में उन्हें एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने रक्षा सेवा के लिए 5 प्रक्षेपास्त्रों को बनाने की योजनाएं विकसित की, जो पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, अग्नि इत्यादि थी। उन्होंने आत्मरक्षा के युग में भारत का नेतृत्व किया। डॉक्टर कलाम का जीवन भारत की सच्ची भावना का प्रतीक था। वे भारतीय परंपरा तथा धर्म के सच्चे अनुगामी फॉलोअर थे। उन्होंने विज्ञान को धर्म तथा दर्शन के साथ एकीकृत किया। ये थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, जिनके बारे में हमने अभी जाना। अगले भारतीय वैज्ञानिक है सत्येंद्र नाथ बोस। बोस बंगाली भारतीय भौतिक शास्त्री, फिजिसिस्ट थे तथा गणितज्ञ थे। उन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ किए गए कार्य बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के लिए जाना जाता है, जिसे बोसॉन पार्टिकल या गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। बोस को स्वयं गॉड पार्टिकल का पिता, फादर ऑफ गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। बोस भारत के कलकत्ता में 1 जनवरी 1894 में जन्मे थे। बोस को अपने कैरियर का सबसे बड़ा पड़ाव तब मिला जब उन्होंने एक पत्र यानी पेपर लिखा, जिसमें उन्होंने प्लैंक के क्वांटम विकिरण नियम, प्लैंक्स क्वांटम रेडिएशन लॉ को प्राप्त किया था। आगे हम देखते हैं राजा रमन्ना जी के बारे में। राजा रमन्ना महान वैज्ञानिक थे भारत के। राजा रमन्ना भारत के एक परमाणु वैज्ञानिक थे। श्री राजा रमन्ना का जन्म कर्नाटक के कुटुम्बुर में हुआ था। वह भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण के सूत्रधार भी थे। प्रथम परमाणु परीक्षण के सूत्रधार भी रहे हैं। राजा रमन्ना को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1773 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वे तमिलनाडु से। जन्म की तारीख और समय 18 जनवरी 1925 में। मृत्यु 24 सितंबर 2004 में हुई मुंबई में। और किताबें इनकी है ईयर्स ऑफ पिलग्रिमेज,
एन ऑटोबायोग्राफी और भी किताबें इनकी है। और पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण तीनों ही सम्मान से इनको नवाजित किया जा चुका है। और इनकी शिक्षा की बात करें तो बिशप कॉटन बॉयज स्कूल, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज और किंग्स कॉलेज लंदन से हुई। अगले वैज्ञानिक है प्रफुल्ल चंद्र रॉय। प्रफुल्ल चंद्र रे या रॉय इनको बोल सकते हैं, रॉय या फिर रे, इस प्रकार से इनका नाम लिया जाता है। प्रफुल्ल चंद्र रे का जन्म 2 अगस्त 1861 को बंगाल के छोटे से गांव में हुआ। कुछ ही वैज्ञानिक विज्ञान तथा उद्यमों के बीच सेतु निर्माण के महत्व को समझ पाए थे। प्रफुल्ल चंद्र रे प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह समझा। उनका विचार था कि अगर भारत में उद्यमों की स्थापना की जाए तो स्थानीय कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं, के उपयोग द्वारा ही सस्ती दरों पर रसायन केमिकल्स का निर्माण संभव हो सकता है। इसलिए 1893 में पीसी रे यानी प्रफुल्ल चंद्र रे ने बंगाल केमिकल्स तथा फार्मास्यूटिकल वर्क्स, संक्षिप्त नाम बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना इन्होंने की। तो ये थे प्रफुल्ल चंद्र रे। तो इस प्रकार ये जो वैज्ञानिकों का नाम है और वैज्ञानिक से संबंधित चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे देखें। तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। प्रफुल्ल चंद्र रे जो वो के महान वैज्ञानिक थे, उनके बारे में पढ़ा। राजा रामन्ना जी के बारे में पढ़ा। सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में पढ़ा। और APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में पढ़ा हमने। विक्रम अम्बालाल साराभाई जी के बारे में हमने यहाँ पढ़ा। श्रीनिवास रामानुजन अयंगर जी के बारे में हमने यहाँ पढ़ा। और M विश्वेश्वरैया जी के बारे में हमने यहाँ पढ़ा। और होमी जहांगीर भाभा जी के बारे में हमने यहाँ पढ़ा। और जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में हमने पढ़ा। हरगोविंद खुराना जी के बारे में हमने यहाँ पढ़ा। और चंद्रशेखर वेंकट रमन जिनको CV रमन के नाम से भी जाना जाता है, उनके बारे में हमने यहाँ पढ़ा। और यहाँ पे इस प्रकार ये जो वैज्ञानिकों के बारे में था, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होते हैं।